नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 12 मई 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, खबरों को शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आपको पता है कि 27 अप्रैल से टारगेट प्रीलिम्स 2022 के लिए प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक रोज कक्षाएं चल रही हैं। तो उसी श्रृंखला में आप लोग कल कला एवं संस्कृत समाचारों में महत्वपूर्ण स्थान, यह भी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इसमें भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए ही। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित कर रहा है। दोस्तों, आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आकर्षक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का यह एक सुनहरा मौका है। दोस्तों, इसके लिए 15 मई 2022 को सुबह 11 बजे यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें आप लोग भाग ले सकते हैं और करीब 90% तक आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो में इसके नीचे डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, रजिस्ट्रेशन आप लोग इसमें कर लीजिएगा। दोस्तों, इसका रजिस्ट्रेशन 14 मई 2022 को यानी शनिवार को शाम 6 बजे तक ही होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, 6 बजे के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आपको 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। अब बढ़ते हैं आज के सत्र के विषय की ओर। तो पहला जो टॉपिक है, सर्वोच्च न्यायालय ने औपनिवेशिक राजद्रोह कानून पर रोक लगाई है, यानी आर्टिकल 124A पर रोक लगा दी गई है। तो यह है क्या, इसके पक्ष में क्या तर्क है, इसके विपक्ष में क्या तर्क देते हैं संविधान विशेषज्ञ, इन सब बातों की चर्चा करेंगे और वर्तमान संदर्भ में बात करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण है, भारत की महामारी मृत्यु दर पर कटु विवाद। दोस्तों, आपने अभी हाल ही में सुना होगा WHO की जो रिपोर्ट आई है कि भारत में महामारी से बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी जितना भारत का आंकड़ा है उससे 10 गुना अधिक वह दिखा रहा है। ऐसे में भारत ने इसकी कड़ी आलोचना की है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या आंकड़ा है, कैसे डेटा प्रस्तुत किया जाता है, इन सारी पेचीदगियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट चर्चा में है। ऐसे में भारत में भी यह चर्चा का विषय हो गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि यह होता क्या है। इसमें 1971 जो यह आया था अधिनियम, इसमें अभी 2021 में संशोधन किया गया है। तो यह क्या संशोधन किया गया है, इसके क्या प्रावधान हैं, इसमें क्या कमियां रह गई हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और चौथा टॉपिक होगा रूस यूक्रेन युद्ध में जीत और हार। तो यानी इसमें जैसे कि भारत तटस्थवादी नीति अपनाया, तो भारत ने क्या पाया, क्या खोया, यूक्रेन ने क्या पाया, क्या खोया, यानी यूक्रेन हार के भी जीत गया, रूस जीत के भी हार रहा है। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे और यह युद्ध आगे तक कब तक चलने वाला है, इन सब बातों के बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर की संरचना की चर्चा करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पृष्ठ संख्या 1 और 10 पर दिया है, इसे भारतीय राज्य व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने औपनिवेशिक राजद्रोह कानून पर रोक लगाई, यानी कोर्ट ने धारा 124A यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत लंबित आपराधिक मुकदमों को निलंबित किया गया है और केंद्र को कानून पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी है। किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी देशद्रोह या राजद्रोह के तहत लंबित आपराधिक मुकदमे और अदालती कार्रवाई को निलंबित कर दिया है और भारत संघ को ब्रिटिश युग के कानून पर पुनर्विचार करने की अनुमति दे दी है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमना की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की बेंच ने आदेश दिया है कि IPC की धारा 124A के तय किए गए आरोप के संबंध में सभी लंबित मुकदमे, अपील और कार्रवाई को रोक दिया जाए। और अदालत में यह तर्क दिया गया है कि देशद्रोह के प्रावधान के तहत लगभग 13,000 लोग
पहले से ही जेल में हैं। हालांकि कानून की अन्य धाराओं के संबंध में निर्णय यदि कोई हो तो आगे बढ़ेगा, यदि संबंधित अदालत की यह राय है कि अभियुक्त के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। तो दोस्तों, सरकार की ओर से जो पेश हुए हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि उन्होंने यह कहा कि राजद्रोह के आरोप में प्राथमिकी दर्ज बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रावधान एक संज्ञेय अपराध से संबंधित है और 1962 में एक संविधान पीठ ने इसे बरकरार रखा था। तो इससे संबंधित केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य का मामला जो 1962 का था, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका उदाहरण लेते हुए यह सुप्रीम कोर्ट से कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों, यह धारा 124A को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की जो प्रमुख महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून समय के साथ नहीं चलता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह स्पष्ट है कि केंद्र इस बात से सहमत है कि धारा 124A की कठोरता वर्तमान स्थिति के अनुरूप नहीं है और यह उस समय के लिए थी जब देश औपनिवेशिक कानून के अधीन था। ऐसे में केंद्र इस पर पुनर्विचार कर सकता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रावधान को स्थगित करना उचित होगा और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस पर आशा और उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी प्राथमिकी को दर्ज करने, जांच करने या धारा 124A के तहत कठोर कदम उठाने से परहेज करेगी और जब यह विचाराधीन है तो यह उचित होगा कि इसके पुनः परीक्षण समाप्त होने तक कानून के इस प्रावधान का उपयोग ना किया जाए। अब बात आती है दोस्तों कि यह एक धारा 124A है क्या, इसके जरिए देश में राजद्रोह का मामला दर्ज होता है। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की 124A में राजद्रोह या देशद्रोह का उल्लेख है और यह धारा यही कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर या इशारों से या फिर चिन्हों के जरिए या किसी और तरीके से घृणा या अवमानना, उत्तेजित यानी सरकार की आलोचना, इस तरह से चीजें करता है तो वह राजद्रोह का आरोपी होगा या देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है या देश विरोधी बातें कर रहा है। तो यह एक गैर जमानती अपराध है। इसमें 3 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, भारत में राजद्रोह कानून के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का सबसे पहली बार प्रयोग वहाबी आंदोलन के दौरान इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, अगर हम ब्रिटिश शासन के समय बात करें तो दोस्तों इस धारा का प्रयोग अगर देखा जाए, चूंकि 1860 के बाद ही आ गई थी, 1870 में इसको लॉर्ड मैकाले के समय में इसको व्यवस्थित किया गया था और 1872 से यह शुरू हो गई थी। तो इसके तहत बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बहुत सारे नेताओं के ऊपर इस धारा का प्रयोग किया गया था। इवन महात्मा गांधी भी इस धारा को समाप्त करने के पक्ष में थे। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इसको समाप्त किया जाए। तो दोस्तों, आईपीसी की धारा 124A के समर्थन में क्या तर्क देते हैं संविधान विज्ञ? आईपीसी की धारा 124A के समर्थन में जो तर्क दिया जाता है कि यह राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने के लिए यह सहायक होगी और यह धारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाती है। कानून द्वारा स्थापित सरकार का स्थायी अस्तित्व राज्य की स्थिरता की अनिवार्य शर्त है। तो इस तरह से यह सब इसके पक्ष में बातें की जाती हैं। आज विभिन्न राज्य माओवादी विद्रोह का सामना कर रहे हैं, अतः इससे निपटने के लिए यह कानून आवश्यक हो जाता है। ऐसे में धारा 124A का उपयोग केवल उन मामलों में गलत बताकर इसे समाप्त करना सही नहीं होगा। इसी तरह से आईपीसी की धारा 124A के विरुद्ध क्या तर्क दिया जाता है कि यह औपनिवेशिक यानी अंग्रेजों के समय की विरासत है, यह लोकतांत्रिक देश के लिए उपयोगी नहीं है, यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी में बाधा उत्पन्न करता है, यह सरकार के आलोचना भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे में लोकतंत्र कहां पर उपयोगी रहेगा? तो यही सब बातों का विरोध करते हुए आगे की राय यही हो सकती है कि चूंकि देशद्रोह शब्द अति संवेदनशील है, इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अतः देशद्रोह की परिभाषा को सीमित किया जाना चाहिए, जिसमें भारत की क्षेत्रीय एकता, अखंडता के साथ साथ देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दे भी शामिल हों। अब बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण पृष्ठ संख्या 6 पर। इसको स्वास्थ्य के तहत, शासन के तहत भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, भारत की महामारी मृत्यु दर पर कटु विवाद। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि WHO की रिपोर्ट आने के बाद भारत सिरे से इस रिपोर्ट की बातों को नकार रहा है। सरकार जिस मॉडलिंग पर आपत्ति कर रही है वो काफी हद तक सरल डेटा विश्लेषण और डेटा अंतराल को भरने के लिए तकनीक है। तो ऐसे में WHO का भारत विरोध किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में
47 लाख लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से, और यह संख्या आधिकारिक आंकड़ों से करीब 10 गुना ज्यादा है। क्योंकि भारत में यह कहा जा रहा था कि 5 लाख से ऊपर लोगों की, यानी भारत सरकार का जो आंकड़ा है, लेकिन भारत सरकार ने WHO के इस आकलन के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। और दोस्तों, यहाँ कुछ बुनियादी इसका अवलोकन अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक डेटा की उपलब्धता के मद्देनजर अधिक मृत्यु दर अनुमान लगाने के लिए गणितीय मॉडल के उपयोग पर दृढ़ता से यह आपत्ति कर रहा है। और सरकार जिस मॉडलिंग पर आपत्ति जताती है वह डेटा में अंतराल को भरने के लिए काफी हद तक सरल डेटा विश्लेषण और तकनीक है। अगर हम अतिरिक्त मृत्यु दर का अनुमान लगाने के लिए CRS डेटा का उपयोग करना चाहते हैं तो यह पूरी तरह से अपरिहार्य है। तो दोस्तों, नागरिक पंजीकरण डेटा, तो इसमें जो है कहा गया था 2020 की जो दूसरी छमाही के दौरान मौतों की जो क्रमिक वृद्धि हुई थी, फिर उसके बाद कम हुई, उसके बाद फिर अप्रैल जून के बाद मौत की सुनामी आई, यानी जो दूसरी लहर थी उसमें सबसे ज्यादा मृत्यु हुई थी। तो सरकार का दावा यह है कि भारत में कुल हुई मौतों में से 99.9% मौतें दर्ज, यानी जितनी भी मृत्यु हुई है सरकार ने सभी आंकड़ों को प्रस्तुत किया है। लेकिन यूपी जैसे राज्यों में जहां हर साल करीब 1.5 मिलियन मौतें होती हैं, 2020 में केवल 0.87 मिलियन मौत दर्ज की है। तो इस तरह से आप इस आंकड़े को जरूर देखें। केरल रोज आंकड़े देता ही है, तो ऐसे में WHO ने इतना बड़ा आंकड़ा कैसे पेश कर दिया? तो दोस्तों, इसमें सरकार के नवीनतम जो NFHS के आंकड़ों से यही पता चलता है कि 2019 में हुई मौतों की तुलना में 2020 में होने वाली मौतों की दर्ज होने की संभावना कम थी। तो CRS से जन्म पंजीकरण डेटा उसी दिशा में इंगित करता है। तो इस तरह से हाशिए के समुदायों और उन राज्यों में जहां पंजीकरण वैसे भी कमजोर है, यानी कह सकते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में पंजीकरण नहीं हुआ है, यानी उदाहरण के लिए यूपी में जन्म और मृत्यु दोनों पंजीकरणों में 2020 के दौरान तेजी से गिरावट आई है। तो इन्हीं सब कुछ बातों में कुछ इसका निष्कर्ष यही लगाया जा सकता है कि भारत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। यानी एक साल पहले अस्पतालों में आप लोगों ने सुना ही होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन अस्पतालों में बेड की कमी हो रही थी। इस तरह की दुखद कहानियां आपने सुना होगा जिस प्रकार वायरस फैला हुआ था। तो इस तरह से सर्वेक्षण कई बताते हैं कि कई लाख लोग मारे गए थे। तो दोस्तों, WHO की जो कोविड मृत्यु रिपोर्ट है उसमें यही 2020-21 में भारत की अतिरिक्त मृत्यु दर 47.4 लाख आंकी गई है। इसमें कई अध्ययनों, यानी कोई WHO नहीं और भी कई अध्ययनों में यही बताया जा रहा है कि भारत में 25 लाख से लेकर 60 लाख के बीच कहीं भी दिखाया जा सकता है। तो भारत ने अभी तक अपनी कोविड मौतों की गिनती बंद नहीं की है और अब तक गिने गए यानी 5.24 लाख मौतें अंतिम आधिकारिक टोल नहीं है, यह आगे और बढ़ सकती हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि केरल में हर दिन मरने वालों की संख्या को वह अपडेट कर रहा है। इसी तरह से पिछले हफ्ते सुना होगा असम में 1300 मौतें हुई थी। तो WHO की रिपोर्ट भारत या किसी अन्य देश के लिए अंडर काउंट के पैमाने की गणना में शामिल नहीं है। तो इन अतिरिक्त मौतों को कोविड-19 का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम माना जा रहा है। तो दोस्तों, भारत के कोविड टोल का अनुमान लगाने के लिए WHO के अध्ययन ने विभिन्न स्रोतों के बीच CRS से मृत्यु पंजीकरण डेटा पर भरोसा किया और मासिक CRS मृत्यु डेटा भले ही RTI आवेदनों के माध्यम से प्राप्त किया गया हो, केवल अनंतिम था। तो ऐसे में यहां पर CRS रिपोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं WHO में अफ्रीका में इतना दिखा रहा है, अमेरिका में दिखा रहा है, यूरोप का है, ईस्टर्न मेडिटेरियन है, साउथ ईस्ट एशिया का है, वेस्टर्न पैसिफिक। अब दोस्तों, वेस्टर्न सहारा की अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप में, तो 54 देशों में 41 देशों का तो आंकड़ा सिर्फ अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है। तो इस तरह से नागरिक पंजीकरण जो प्रणाली है भारत में 19वीं सदी के मध्य एक लंबा इतिहास रहा है। इसमें और मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है और 1886 में एक केंद्रीय जन्म एवं मृत्यु और विवाह पंजीकरण विधेयक पारित किया गया था। दोस्तों, जन्म और मृत्यु अधिनियम का पंजीकरण 1969 में स्वतंत्रता के बाद पूरे देश में जन्म और मृत्यु की रिकॉर्डिंग में स्थिरता और तुलना में सुधार करने के लिए पारित किया गया था। अधिनियम के पारित होने के बाद से ही भारत में जन्म, मृत्यु और मृत जन्म की रिकॉर्डिंग अनिवार्य हो गई थी। तो ऐसे में भारत सरकार ने WHO की सीधे सीधे आलोचना की है। इस प्रणाली के बारे में ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 6 पर। सामान्य अध्ययन यानी सामाजिक न्याय के अंतर्गत डाल सकते हैं।
तो इसमें दिया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, यानी बिना शर्त अधिकार के रूप में समाप्ति के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। यानी दोस्तों यह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन करके 2021 में संशोधन किया गया है। इसमें कई प्रावधान जोड़े गए, इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गर्भपात का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। ऐसे में भारत में भी गर्भपात कानून की स्थिति की चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। तो संशोधनों के बावजूद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट महिला के निर्णय लेने के अधिकार को आगे नहीं बढ़ाता है। दोस्तों आईपीसी के तहत स्वेच्छा से बच्चे के साथ एक महिला का गर्भपात कराना एक अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। दोस्तों 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अधिनियम किया गया था, जो नियम निर्धारित करता है कि कब, कौन, कहां, क्यों और किसके द्वारा तो एमटीपी तक पहुंचने के लिए। तो इस कानून में 2 बार संशोधन किया गया और हालिया संशोधन 2021 में किया गया। तो इसमें महत्वपूर्ण यही है कि गर्भावस्था को जारी रखने से गर्भवती महिलाओं के जीवन को खतरा होगा या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लग सकती है, तो ऐसे में वह गर्भपात कराया जा सकता है। यदि गर्भावस्था बलात्कार या गर्भवती महिला या उसके साथी द्वारा उपयोग किए जाने वाले गर्भ निरोधक के विफल होने के परिणाम स्वरूप हुई है, तब भी वह गर्भपात करा सकती है। तो एमटीपी प्राप्त करने का दूसरा कारण यह है कि यदि बच्चा पैदा होता है तो वह किसी भी गंभीर शारीरिक या मानसिक असमानता से पीड़ित होगा, तब ऐसे में टर्मिनेट किया जा सकता है। अन्य सीमाएं भी हैं, जैसे कानून गर्भावस्था की गर्भकालीन आयु भी प्रदान करता है। गर्भावधि उम्र के 20 सप्ताह तक की पंजीकृत चिकित्सक की राय पर उपरोक्त में से किसी भी कारण से गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। 20 से 24 सप्ताह तक 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक हो जाती है कि इसको टर्मिनेट किया जाए या नहीं। इसी तरह से 24 सप्ताह की गर्भकालीन आयु से परे गर्भावस्था को समाप्त करने का कोई भी निर्णय केवल भ्रूण संबंधी असामान्यताओं के आधार पर कानून के अनुसार प्रत्येक राज्य में स्थापित मेडिकल बोर्ड द्वारा लिया जा सकता है, जबकि भारत ने कुछ परिस्थितियों में गर्भपात तक पहुंच को वैध कर दिया था। इससे पहले कि अधिकांश दुनिया ऐसा ही करती, हम आज भी कई देशों से पीछे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, अमेरिका से यह खबर आ रही है, वहां पर आंदोलन चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लीक हो गया था। तो ऐसे में यहां पर भी चर्चा का यह विषय हो गया है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं द एमटीपी एक्ट 1971 और 2021 में यहां पर आप देख सकते हैं इंडिकेशंस, यानी ओनली अप्लाइज टू मैरिड वुमेन, अनमैरिड वुमेन आर ऑल्सो कवर्ड। यानी अब देखिए पहले क्या था, सिर्फ शादीशुदा औरतों को शामिल किया जाता था 71 में, लेकिन 2021 में क्या है, अनमैरिड वुमेन को भी इसमें कवर्ड किया जाएगा। और इस तरह से जो एज लिमिट है जो भ्रूण अवस्था की, तो वह 20 वीक फॉर ऑल इंडिकेशन, अब क्या कर दिया गया, 24 वीक फॉर रेप सर्वाइवर बियॉन्ड 24 वीक्स ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी। यानी मान लीजिए कोई एबनॉर्मेलिटीज है, तब भी टर्मिनेट किया जा सकता है, जैसे क्रोमोसोम डिसऑर्डर अब पहले ही पता चल जाता है, तो ऐसे में उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन, यानी 12 वीक 20 वीक, अब क्या है 20 to 24 वीक कर दिया गया है। तो इस तरह से पहले फाइन क्या था, अप टू 1000, यानी अब क्या है कि 1 साल तक कर दिया गया है, यह ध्यान रखेंगे फाइन के साथ। तो इस तरह से इस कानून में कुछ कमियां हैं। तो कमियां क्या हैं कि केवल कुछ मामलों में गर्भकालीन सीमा में वृद्धि है, यानी यह केवल विशिष्ट श्रेणियों की महिलाओं के लिए कानूनी गर्भपात के लिए गर्भकालीन सीमा को 20 से 24 सप्ताह तक बढ़ाता है। यानी एक महिला जो इन श्रेणियों में नहीं आती है, वह 20 सप्ताह से अधिक गर्भपात की मांग नहीं कर पाएगी। दूसरा है, बोर्ड के निर्णय की कोई समय सीमा नहीं है, यानी जिसके भीतर बोर्ड को अपनाना या निर्णय लेना चाहिए, इसके कोई अभी टाइमिंग फिक्स ही नहीं किया गया है। साथ ही स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में मान लीजिए कि अगर डॉक्टर देरी से नंबर मिलता है और वह 20 सप्ताह निकल गया होता है, तब ऐसे में वह महिला क्या करेगी। इस तरह से अधिनियम की धारा 3(2)(c) में एक राज्य के लिए एकल बोर्ड का प्रावधान करता है, अर्थात एक बोर्ड के लिए सभी मामलों को संभालना असंभव है। तो इस तरह से स्पष्ट नहीं है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कवर किया जाएगा या नहीं।
ऐसे मामले हो सकते हैं जहां ट्रांसजेंडर और महिलाएं नहीं के रूप में पहचान करने वाले व्यक्ति महिला से पुरुष में संक्रमण करने के लिए हार्मोन थेरेपी प्राप्त करने के बाद भी गर्भवती हो सकते हैं, तो उन्हें समाप्ति सेवाओं यानी टर्मिनेशन सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है। इस पर भी कानून अभी क्या है, खामोश है। तो ये सब कमियां हैं और कोई व्यक्तिगत पसंद नहीं, यानी बोर्ड अनावश्यक है और गर्भवती महिलाओं की गोपनीयता का हनन है, जो गर्भपात कराने के लिए एक महिला को श्रमसाध्य प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई अभी भी अपने प्रजनन अधिकारों से अवगत भी नहीं है। यही सब इस कानून में कमियां हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे कि यह एक्ट क्या है, 1971, इसमें नए वाले में क्या और जुड़ा, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 7 पर, सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध से इसे जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और यह आगे भी चलने की आशंका जताई जा रही है। तब ऐसे में क्या यूक्रेन यह युद्ध हार गया है, रूस यह युद्ध जीत गया है? तो इस लेख में यही कहने का प्रयास किया जा रहा है लेखक के द्वारा कि रूस जीत कर भी हार गया और यूक्रेन हार कर भी जीत गया, और भारत की तटस्थवादी नीति यानी आक्रमण की जो निंदा करने से, इनकार करने से भारत ने ना तो कुछ खोया और ना ही कुछ हासिल किया। तो दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ना जीत कर भी युद्ध हार चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बिना हार के जीते हैं और भारत ना हारा है ना जीता है, क्योंकि तटस्थवादी नीति थी। तो युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री का यही कहना है कि यह साल के अंत तक जारी और शायद इससे आगे भी जा सकता है। तो यूक्रेन बिना हार के जीता का मतलब क्या हो गया? अब यूक्रेन को पश्चिमी देशों का सहयोग मिलेगा और आने वाले दिनों में हो सकता है कि यूरोपीय संघ में भी शामिल हो जाए और नाटो में भी इसे शामिल किया जा सकता है। तो यूक्रेन पश्चिम के करीब आ गया है। अब ऐसे में पश्चिमी देश यूक्रेन को पूरी आर्थिक मदद देंगे, यानी यूक्रेन को निश्चित रूप से जल्द ही यूरोपीय संघ में भी भर्ती किया जाएगा और उसके बाद इसकी सहायता पूरी की जाएगी। ऐसे में रूस को अब अलग थलग कर दिया जाएगा, यानी पुतिन यह सुनिश्चित करने में सफल रहे कि नाटो रूस की सीमाओं के और करीब आ जाएगा। और दोस्तों, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश भी नाटो में शामिल हो सकते हैं और सबसे बड़ा विजेता पश्चिम को कहा जा रहा है, यानी यूरोप अगले साल तक रूस के तेल को पूरी तरह से बंद कर देगा। जो भी हो, चूंकि गर्मी ज्यादा दूर नहीं है, ऊर्जा की मांग में काफी कमी आएगी। ऐसे में यूरोप पूरी तरह से रूस पर जो आश्रित रहता है उसको बंद कर देगा। तो पेट्रोल की कीमतें चरम पर लगती हैं, अब कुछ जगहों पर यह गिर रही हैं। तब ऐसे में रूस के साथ दिक्कत आ सकती है। और दोस्तों, चीन भी मुश्किल में है। यूरोप और अमेरिकी देशों ने चीन को सीधे सीधे बोल दिया है कि गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अगर वह इसी तरह से वह रूस की सहायता करता रहा, युआन रूबल व्यापार के दायरे को बढ़ाता रहा, अगर उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा तो आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस तरह से भारत को हालांकि अभी तक महंगा नहीं पड़ा है, क्योंकि भारत ने यूक्रेन के हालात पर एक भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। और हालांकि अमेरिका ने भारत से अपनी निराशा जाहिर करने पर भी रोक लगा दी है। तो भारत की तटस्थवादी नीति की वजह से यह लाभ भारत को मिल रहा है। चूंकि अमेरिका शुरू में थोड़ा सा विरोध किया, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से दोनों पक्षों को संतुष्ट करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत को ना तो लाभ दिख रहा है ना ही हानि दिख रही है। तो यहां पर देखा जाए तो लाभ में अगर दिख रहा है तो वह यूक्रेन है। यूक्रेन को सभी देश, खासकर पश्चिम देश, मदद के लिए तैयार हो रहे हैं। तब ऐसे में रूस को अलग थलग हो सकता है। अब यहां पर देखना है कि चीन की भूमिका क्या हो सकती है, विकासशील देशों में भारत की भूमिका क्या हो सकती है। अब यह आगे भविष्य ही बताएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह को कैसे परिभाषित करती है। तो दोस्तों, यहां पर आपको यही बताना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A क्या परिभाषित, राजद्रोह को कैसे परिभाषित कर रही है, और धारा 124A को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में कौन सी शर्तें लगाई हैं। तो दोस्तों, इसको पहले हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, उसको बोलते हुए आपको यह बताना है कि धारा 124A है क्या, और यह इसके पक्ष में तर्क देना है, विपक्ष में, और सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी शर्तें लगाई हैं। अंत में निष्कर्षता यही कह सकते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि देशद्रोह शब्द अति संवेदनशील है, ऐसे में इसका सावधानी पूर्वक लागू करने की आवश्यकता होगी। दूसरा प्रश्न है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के मुख्य प्रावधानों को विस्तार से वर्णन करें। दोस्तों, 2021 में
इसमें कानून में कौन से संशोधन पेश किए गए थे? तो भारत की संसद द्वारा बनाया गया यह अधिनियम गर्भ के समापन से संबंधित है। तो गर्भ का समापन यानी ऐसा कार्य जिसे गर्भपात कहा जाता है, यानी यहाँ पर टर्मिनेट कराया जाता है। तो गर्भपात का अर्थ है कि गर्भधारण की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी समय अविकसित बच्चे को अथवा भ्रूण को माता के गर्भ से बाहर निकाल देना या मां के गर्भाशय से अलग कर देना ही गर्भपात कहलाता है। तो इसी से संबंधित एमटीपी एक्ट 19, चूंकि इसका काफी दुरुपयोग हो रहा था, तो 1971 में आया। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से लेकर 314 तक गर्भपात से संबंधित अपराधों का उल्लेख है। तो दोस्तों, इसमें आपको 71 के मुख्य प्रावधानों को बताना है, साथ साथ जो 21 में संशोधन हुआ है उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अंत पे निष्कर्ष पे पहुंचना है। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ साथ कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।